तो हमारा 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 सेट्स। इसके बेसिक आइडियाज को समझिए। सबसे पहले मैं सेट्स के डेफिनेशन की बात करूंगा। आप जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं बड़े ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें, सेट्स का डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, a well defined collection of object is called set। अब इसमें हम कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और नॉन मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन, इसका मतलब क्या है? यदि इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल रखूं, यदि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हो एंड उसमें मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, व्हाट इज दिस? क्या इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये क्या है? यस, एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या है ये? नेचुरल नंबर्स है। तो ये वेल डिफाइंड है कि दीज आर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। वैसी चीजें जो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करती है, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है। And set is always represented in this bracket and represented by the capital letter। जब भी आप किसी सेट को लिखते हो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। और ब्रैकेट चेंज करिए। इस पूरे चैप्टर में ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप यदि ब्रैकेट दूसरा स्मॉल ब्रैकेट लगा दो उसका मीनिंग बदल जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसलिए आपको जब भी सेट्स लिख रहे हो तो आपको इसी ब्रैकेट को यूज करना है। ठीक है। यदि मैं आपके सामने रखता हूं एक सेट जिसमें लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। व्हाट इज दिस? दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जरूरी कि मैथमेटिकल हो, ये नॉन मैथमेटिकल भी हो सकता है। अब ये क्या, यदि इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम बताना चाहें तो क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज द डे इन अ वीक। वेल डिफाइंड है, बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये सेट है, ये सेट है। बट यदि मैं यहाँ पे एक और बात करता हूँ कि एक हमारे पास ऐसा सेट है 1 2 मंडे, जनवरी 7 10, क्या ये सेट है? नहीं, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। पता नहीं क्या है ये। क्या इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। कभी नंबर आ रहा है तो कभी डे आ रहा है तो कभी मंथ आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ सेट। ठीक है। अब इसी को यदि मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें, स्टेटमेंट के फॉर्म में यदि मैं कहता हूं स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसा है, सेट ऑफ ऑल क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम, दिस इज वेल डिफाइंड। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेल डिफाइंड है। अब सेट ऑफ ऑल क्रिकेटर इंडियन क्रिकेट टीम की यदि बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मेरे लिए इंडियन क्रिकेट टीम में कोई और खेल रहा है और आपके लिए कोई और खेल रहा है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं कर रहा। आप यदि ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, इंडिया में कहीं भी हो, इंडियन क्रिकेट टीम में वही प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये वैरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वैरी नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं अ वेल डिफाइंड। बट यहीं पर यदि मैं कहता हूं अ सेट ऑफ गुड क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम, अब ये वैरी कर रहा है।
पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। गुड का मतलब क्या है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। हमारे लिए गुड कोई और है, आपके लिए गुड कोई और है। हर इंसान जो भी क्रिकेट देखता है उसके लिए गुड क्रिकेटर सेम होना जरूरी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो जहां पे क्वालिटी का कोई वर्ड आ रहा है किसी भी टर्म के साथ, वो सेट नहीं है। दिस इज नॉट द सेट। तो सेट कैसा होता है? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं सेट्स। अब ये आप देख रहे हो, ये वेल डिफाइंड है यहाँ पे। इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे डेफिनेशन में। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, बट हमें क्या देखना है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब उसी तरह से यदि मैं कहता हूँ अ सेट ऑफ गुड मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, गुड, ग्रेट, तो इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं वहां पर वो सेट नहीं होगा। मैथमेटिकल एग्जांपल में जनरली हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 5। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, ये सभी सेट है। जहाँ पे क्वालिटी का कोई वर्ड आ रहा है वो सेट नहीं होगा। अदरवाइज बाकी सभी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होते हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। वो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करते, बल्कि हमेशा सेम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सिंबल की बात करूंगा जो इस चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं। हालांकि डिफरेंट बुक में थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में कुछ सिंबल की बात करता हूं जिसको आप जानिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नाउ यदि हम सिंबल की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब आपको पता है, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है होल नंबर, ये होल नंबर है। ठीक है। कैपिटल जेड, इसका मतलब क्या होता है? इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स। होल नंबर पता है आपको, नेचुरल नंबर पता है आपको, इंटीजर्स क्या होता है आपको पता है। आर फॉर होता है रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं क्यू, तो क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। आई, आई का मतलब होता है इरैशनल नंबर। हालांकि बहुत सारे बुक में आपको डिफरेंट ही मिलेगा। कई सारे बुक में आई को इंटीजर्स भी कहते हैं, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करिएगा। अगले 2 चैप्टर में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। तो आई का मतलब क्या है? इरैशनल नंबर, क्यू रैशनल नंबर, आर रियल नंबर, जेड इंटीजर, डब्ल्यू होल नंबर, एन नेचुरल नंबर। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल। उसके बाद कुछ और सिंबल जो हम जनरली यूज करेंगे इस चैप्टर में, वो ये होगा सिंबल। दिस इज द सिंबल फॉर बिलोंग्स टू। ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। अब इस सिंबल को यूज कैसे करेंगे, जो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यदि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें अंदर कुछ 5 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, ये 5 नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस सेट के साथ कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इस सिंबल को हम इस तरह से यूज करेंगे। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, तो 6 को हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू। यदि हम बिलोंग टू के सिंबल को कट कर दें, ये डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सिंबल को आप काट दो, एन को काट दो और बोलो नॉट नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं होता है। कुछ सिंबल ऐसे होते हैं, जैसे इक्वल टू के सिंबल को काट देते हैं तो क्या होता है? नॉट इक्वल टू। बट ऐसा नहीं कि प्लस के सिंबल को काट दिया तो नॉट प्लस हो जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उसी को समझिए, आप नए सिंबल मत बनाइए इस चैप्टर में। तो दिस द सिंबल फॉर बिलोंग्स टू एंड दिस द सिंबल फॉर नॉट बिलोंग्स टू। तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल मतलब क्या है? ये एलिमेंट इसमें नहीं है। तो इसको हम एक इन जनरल ऐसा भी लिख सकते हैं बिलोंग टू को। इसको आप 1 बिलोंग टू ए कर सकते हो, या ऐसा लिख सकते हो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है। यहाँ क्या लिख सकते हो? 6 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो दिस द सिंबल फॉर बिलोंग टू, दिस नॉट बिलोंग टू। आगे और भी कई सारे सिंबल्स आएंगे जिसके बारे में मैं टॉपिक में बात कर लूंगा। ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल याद रखिए। ठीक है। अब इन्हीं सिंबल में यदि मैं प्लस लगा दूं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। देखो जैसे मैं कहता हूँ जेड प्लस, तो व्हाट डू यू मीन बाय जेड प्लस? पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स।
क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। यदि माइनस लगा दूं तो निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। यदि आर में आप प्लस लगा दो तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा। आ रही बात समझ? तो इस तरह से कुछ सिंबल की जरूरत यहाँ पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में जो मैंने दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास असाइनमेंट जरूर होना चाहिए। जब भी मैं बता रहा हूँ तो आप असाइनमेंट अपने सामने रखिए। आप आपके पास यदि असाइनमेंट नहीं है तो हमारी वेबसाइट e-maths.in से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब इस असाइनमेंट में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इस पे कौन सा सेट्स है एंड कौन सा सेट्स नहीं है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिए। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, दिस इज अ सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, नॉट अ सेट, बिकॉज मोस्ट डेंजरस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब किसी के लिए स्नेक डेंजरस है, किसी कोई स्नेक से खेलता है तो उसके लिए डेंजरस नहीं है। तो इसका लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड इज नॉट द सेट। तो मैंने आपको पहले बताया जहां पे क्वालिटी की बात आएगी वो सेट नहीं होगा। लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये सेट है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं, इवन इंटीजर सबके लिए वही है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, सेट है, सबके लिए वही होगा। जनवरी, जून एंड जुलाई, ये 3 ऐसे मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 1 को पूरा कंप्लीट कर लोगे, जिसमें लिखा हुआ है कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेट है, बाकी सेट नहीं है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे दो फॉर्म पढ़ेंगे, दो फॉर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दूसरा हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट को हम दो डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म एंड दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। आप सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर में एक ही क्वेश्चन लूंगा और दोनों फॉर्म में लिखता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर दिया है रोस्टर में कन्वर्ट करो, रोस्टर दिया है सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। अब देखिए सेट बिल्डर, मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ सेट ए, और इसका जो एलिमेंट है इसमें ऐसा लिखा है कि x इज एन एलिमेंट। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। x इज एन एलिमेंट सच दैट, दिस द सिंबल फॉर सच दैट, x इज एन एलिमेंट सच दैट। अब x का एक्सप्लेनेशन क्या है देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं लिखा हुआ बल्कि एलिमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट, x नेचुरल नंबर है और x 5 से छोटा है या 5 है। इसी बात को यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म कहता है कि आप एलिमेंट को अलग अलग लिखो। जितने भी एलिमेंट है ब्रैकेट सेम यूज करना है और उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स है उसको लिखिए। तो क्या कहा जा रहा है, नेचुरल नंबर 5 एंड 5 छोटा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब कि आप सभी एलिमेंट को सेट ब्रैकेट के अंदर आप एक एक करके कॉमा से सेपरेट करके लिखिए। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, यदि मैं कहता हूं हमारे पास एक सेट है x is such that, x is such that x is a month in a year, non-mathematical example, month in a year having 31 days, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पे x के बारे में बात की जा रही है, x सच दैट, x क्या है, व्हाट इज x, एक्सप्लेनेशन, x इज अ मंथ इन अ ईयर हैविंग 31 डेज। तो क्या क्या हो जाएगा, जनवरी, मार्च,
कॉमा सेपरेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये 7 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज होता है, ये आप पढ़ चुके हो। इस पूरे चैप्टर में अभी तक क्लास 10 तक हमने क्या मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके बारे में बात करेंगे, जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। यही इस पूरे चैप्टर में है, कोई बहुत बड़ा, बहुत लेंदी, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, बट आपको ध्यान से समझते रहना है। तीसरा तीसरा एक और एग्जाम्पल देखो, x is such that x is an even prime number, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने जो एग्जांपल लिया इसमें एलिमेंट डिफाइंड थे और नंबर ऑफ एलिमेंट हमें एग्जैक्टली पता था। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि x इज सच दैट x इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या लिखा है? सेट ऑफ प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो क्या क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। यहाँ पे एंड सो ऑन लगा दीजिए। जब किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन नहीं है तो एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, आप इसको एंड सो ऑन डॉट 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 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेट बिल्डर फॉर्म दिया है रोस्टर में कन्वर्ट करो, रोस्टर दिया है सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। तो ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल, नॉन मैथमेटिकल एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी मैं कुछ और क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे। चलिए, अब आपके पास असाइनमेंट होना चाहिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप देखिए उसमें। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़िए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन सभी सेट्स को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म? अब वन बाय मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, बाकी आप कर लोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ वो है क्वेश्चन का सी पार्ट। सी पार्ट इसमें लिखा हुआ है x इज सच दैट x इज अ लेटर in the word mathematics। मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो अब इसको यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसा होगा? देखिए, लेटर्स को लिखिए, एम, ए, टी, एच, ई, एम, ए, टी, आई, सी, एस। कॉमा सेपरेट कर लिया, कॉमा सेपरेट कर लिया, बट ये गलत है। सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करना है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? तो ये बनेगा एम, ए, टी, एच, ई, ठीक है। अब एम, ए, टी रिपीट हो रहा है, इसको मत लिखो। आई, सी, एस, इसको लिख दिया हमने। तो दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रही बात? तो रोस्टर फॉर्म का मतलब आप एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे, बट एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल। ये मैंने सी पार्ट लिया था, क्वेश्चन 2 का सी पार्ट था ये, ठीक है। नेक्स्ट में लेता हूँ आपके सामने, ये क्वेश्चन 6 पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन का 6 पार्ट क्या है? एफ है। व्हाट इज एफ? लिखा है एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट एक्स क्यू is equal to -1 and x belong to a real number। एक्स क्यू माइनस इज इक्वल टू -1 एंड एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऐसे कई सारे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है जिसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स क्यू इज इक्वल टू -1, वी कैन से दिस इज एक्स क्यू एंड +1 इज इक्वल टू 0। यदि हम इसको
यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करें, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ रहा है, आइदर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आप यदि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ से एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, बट एक ही रियल वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू माइनस वन। इसका मतलब हम एफ को सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, माइनस वन। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने, मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल बता रहा हूँ सेट विड्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वह है क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें लिखा हुआ है एच एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। बड़ी अजीब बात, पहली बार देखा मैं तो इस तरह का क्वेश्चन। एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, हाउ कैन अ नंबर इज ग्रेटर देन इटसेल्फ, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या एक नंबर अपने आप से बड़ा हो सकता है? जरा यहाँ पे कुछ नंबर पुट करके देखो, वन इज ग्रेटर देन वन, सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। टू इज ग्रेटर देन टू, नहीं हो रहा है। नेगेटिव नंबर लो, माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस टू, नहीं हो रहा है। वन बाई टू ग्रेटर देन वन बाई टू, नहीं हो रहा है। आप एक्स की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज एक नंबर अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो सारे रियल नंबर आ सकते थे। समझ में आ रही बात? एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल नंबर। इसका मतलब इसको यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, जो हम अगले टॉपिक में टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसका एक सिंबल भी होता है जिसको हम कहते हैं फाई। फाई इज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट। तो आप ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो उन सेट में जहां पे कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें कि कोई भी एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में नहीं आएगा, बट सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख दिया ना स्टेटमेंट, बट उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करो एलिमेंट में तो कोई एलिमेंट बनेगा ही नहीं। तो उसको क्या लिखेंगे, ब्लैंक सेट या फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, x is an integer and minus 1 by 2 is less than x is less than 9 by 2। क्या करोगे? आप देखिए, माइनस वन बाई टू से नाइन बाई टू के बीच में इंटीजर्स क्या होगा? माइनस वन बाई टू क्या है? माइनस 0.5, और नाइन बाई टू क्या है? 4.5। आप जरा किसी नंबर लाइन पर सोचो कि माइनस 0.5 से लेके 4.5 के बीच में क्या इंटीजर आएगा? 4, 3, 2, 1, 0, माइनस वन इधर आ जाएगा, माइनस वन इधर आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ये सारे इंटीजर्स बन गए। सो इसका मतलब ये जो इसका रोस्टर फॉर्म होगा 0, 1, 2, 3, 4, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये कोई बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। बट जो रोस्टर टू सेट बिल्डर होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें हमें स्टेटमेंट फॉर्म करना पड़ता है। तो आप, जो मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, जस्ट उल्टा है। तो ये कैसे होगा, कुछ एग्जांपल से देखिए। रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर डी, सेकेंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। लिखा है 3, 6, 9, 12। ये क्या है? ये नंबर्स क्या कह रहा है बताइए? ये नंबर क्या कह रहा है? 3, 6, 9, 12, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। पॉजिटिव मल्टीपल, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। यदि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करें तो इसको हम कर सकते हैं b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट, अब x का एक्सप्लेनेशन, x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, 15 से छोटा पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 3, 6, 9, 12 है। अब देखो, हो सकता है कि आपका आंसर और बुक का आंसर मैच ना हो,
क्योंकि इस बात को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि b इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n is a natural number and n is लेस देन इक्वल टू 4। अब ध्यान से समझिए मैंने क्या लिख दिया सिंबॉलिकली। मैंने कहा x जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो 3n है, और n क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4। तो n इज लेस देन इक्वल टू 4 मतलब क्या? n 1 2 3 4 है। यहाँ n 1 2 3 4 पुट करो, n को 1 पुट करो, क्या मिला? 3, 2 पुट करो 6, 3 पुट करो 9, 4 पुट करो 12, मिल गया। तो 3 6 9 12 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म से जब सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर रहे हो तो कई तरीके हो सकते हैं लिखने के। हो सकता है कि आपका मेथड स्टेटमेंट में लिखा या हम सिंबॉलिकली लिखे, दोनों सही है। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो सेट बिल्डर फॉर्म, इन सब का मतलब एक ही है। तो इस तरह से आप किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से मैं लेता हूं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। आगे बहुत सारे एलिमेंट है। अब ये क्या है? जरा ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। अब ये 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हो ना। तो इसका ना सबका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर है। सो वी कैन से x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, 1/n एंड n नेचुरल नंबर। यदि आप n को नेचुरल नंबर यहाँ पुट करो तो क्या होगा? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो x क्या है? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। सो आप कह सकते हो कि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी देखो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है रियल नंबर्स के ऊपर बेस्ड, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना कोई मुश्किल नहीं है। बट कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक ही एलिमेंट है। अब जो एक ही एलिमेंट है इसको लिखने के तो कई मेथड हो सकते हैं। अब लिखा है जीरो। अब जीरो को तो कई तरीके से आप लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, x इज सच दैट x इज अ इंटीजर विच लाइज बिटवीन -1 to 1। तो -1 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर है? जीरो हो गया। या इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो, x इज सच दैट x इज होल नंबर एंड x इज लेस देन 1। 1 से छोटा होल नंबर एक ही है, जीरो। मतलब बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई भी एक लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सेट बिल्डर सॉरी रोस्टर टू सेट बिल्डर में कन्वर्ट करोगे। कुछ और एग्जाम्पल यदि मैं आपके सामने लेता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 12। थर्ड क्वेश्चन का 12 पर इसमें लिखा है L इज इक्वल टू PRINCAL। ठीक है, ये क्या कह रहा है? यदि सेट बिल्डर देखें तो क्या कह रहा है? x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। देखो यही है ना, प्रिन PRINCAL। ये जो रिपीट हो रहा था उसको हमने दोबारा नहीं लिया। तो क्या करें? एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कि लेटर्स दिया हुआ है, तो आपको ढूंढना है कि कौन से वर्ड का लेटर है। ये सब कोई भी लेटर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन का 13th पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है m इज इक्वल टू 3 या -3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप यहाँ पे लिख सकते हो x इज सच, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x बिलोंग टू रियल नंबर। आप x स्क्वायर इक्वल टू 9 को सॉल्व करिए। x की क्या वैल्यू आ रही है? +-3। तो +-3 कैन बी सेड x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर लिखा। देखो सेट बिल्डर टू रोस्टर लिखना बहुत आसान होता है, बट रोस्टर टू सेट बिल्डर में कई बार थोड़ी मुश्किल होती है। बट आपको घबराना नहीं, ट्राई करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आप लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ट्राई करिए। देखो अभी मैं यदि आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा मजा नहीं आएगा।
आप पहले खुद से कोशिश करिए। मैंने आपको चीजें बहुत बेसिक आइडिया बताया है, आप पहले ट्राई करो। मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, उसके बाद जो डाउट होगा आप मुझसे पूछिए, ठीक है। उसके बाद आप 2 बार 3 बार ट्राई कर चुके हो, उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9476080120 पे। मैं आपसे वो डाउट जरूर डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके असाइनमेंट से 1 से लेकर के एंड क्वेश्चन नंबर 6 तक ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ठीक है। थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ट्राई करिए। एंड मैंने आपको बताया कि जो रोस्टर टू सेट बिल्डर है उसमें आपका पीछे का जो बुक का जो आंसर है और आपका आंसर मैच नहीं भी हो सकता है, तो आप उसको ध्यान से करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखेंगे।